महाराज जो है तत्कालीन सांसद थे गोरखपुर के, और शिक्षा मित्रों के बीच में जाकर के कहा था कि आप पठन पाठन देखिए, इस सब पूरी जिम्मेदारी और संघर्ष का हमारा है। ये हमारी समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, बड़ी समस्या है, 1.5 लाख लोगों के परिवार के जीविकोपार्जन की समस्या है, हो रही मौतों को रोकने की समस्या है। प्रमुख सचिव ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोग मिलिए कि संवाद और समन्वय से समाधान की तरफ शिक्षा मित्र बढ़े। ओपीएस की बहाली में कुछ लोगों का हुआ है, कुछ लोग उसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। हमारी प्रांतीय कमेटी की बैठक है, उसमें पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र साथी आएंगे, हमारे पूरे प्रदेश के हमारे अध्यक्ष आएंगे। अगर हमारा स्थायीकरण सरकार करती है तो हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, और इतना अनुरोध के बाद भी सरकार अगर नहीं सुन रही तो आप महसूस कर सकते हैं कि या तो नौकरी लोग छोड़ेंगे और या तो आप सरकार व्यवस्था दुरुस्त करेगी तो उसका अनुपालन करेंगे। शिक्षा मित्र संघर्ष और सब्र का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन चुके हैं। लंबे समय से शिक्षा मित्र अपनी समस्याओं को लेकर परेशान है, लगातार सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराने, लेकिन न जाने क्यों सरकार इन शिक्षा मित्रों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इसके पहले भी, चुनाव के पहले एक बार ऐसा लगा कि मानो अब शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल हो जाएंगी और अब शिक्षा मित्रों में खुशियों की लहर होगी, लेकिन सरकार ने फिर से बस वही किया जो लंबे समय से आश्वासन पे आश्वासन मिलता आ रहा था। लेकिन इस बीच में जब सरकार का गठन हुआ, नया सत्र शुरू हुआ, इस बीच में सत्ता पक्ष ने तो अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन विपक्ष के द्वारा शिक्षा मित्रों का मुद्दा एक बार फिर से उठाया गया है। फिलहाल आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुकुमार शुक्ला जी, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अब आगे की रणनीति क्या है और किस तरह से शिक्षा मित्र संघ अब आगे काम करेगा। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी हाल ही में विपक्ष द्वारा आप लोगों का मुद्दा उठाया गया, लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा ये मुद्दा नहीं उठाया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये विपक्ष का, सत्ता पक्ष का, इस प्रदेश में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधान परिषद के हैं, विधानसभा के हैं, या माननीय लोकसभा के सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं, वो सब लोग गांव से होकर के जाते हैं। अधिकांश लोग गांव के निवासी हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, और गांव ग्रामीण में या कोई भी राजनेता, चाहे वर्तमान में है चाहे पीछे रह चुका है, पिछले 24 साल से शिक्षा मित्र इस प्रदेश में सार्वभौमिकरण के लिए गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों के बच्चों को शिक्षण कार्य दे रहे हैं, प्राथमिक विद्यालयों में अपना योगदान दे रहे हैं, और बहुत अल्प मानदेय में दे रहे हैं। बीच में उनका समायोजन हुआ 2-3 साल तक, कुछ हमारे 1,37,000 साथियों के समय बेहतर रहे, बाकी साथी हमारे फिर वंचित थे। इन तमाम प्रकरण से जितना भी जीवन का उतार चढ़ाव था, जितना संघर्ष था, संगठन द्वारा सबको अवगत कराया गया। कोई ऐसा नहीं है पूरे प्रदेश में जो ना जानता हो। तो यहाँ पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में रैली में उन्होंने कहा था शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी है। 15 में जब समायोजन हमारा निरस्त हुआ था और हम लोग संघर्ष कर रहे थे, तो माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो है तत्कालीन सांसद थे गोरखपुर के, और शिक्षा मित्रों के बीच में जाकर के कहा था कि आप पठन पाठन देखिए, इस सब पूरी जिम्मेदारी और संघर्ष का हमारा है। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 15 में। आज कई बार हम लोग निवेदन कर चुके हैं कि अब हम लोगों के समस्याओं का समाधान आप करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के बार बार अनुरोध किया जा रहा है। तमाम माननीय विधायकों ने, तमाम माननीय सांसदों ने भी पत्र लिखा। आप एक मुहिम हमने चलाया, उस मुहिम में पक्ष विपक्ष सारे सांसदों और विधायकों ने चुनाव से पहले पत्र लिखा, और उस पत्र के सापेक्ष कोई जवाब नहीं आया। एक धरना हुआ, धरना 18 अक्टूबर 2023 को, उसमें कमेटी का निर्धारण हुआ। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा चुनाव के बाद करेंगे। चुनाव संपन्न हुआ, सरकार बनी। 4 जून के बाद लगातार हम लोग जो है 10 जून से अनवरत हमारा संगठन सभी से मिल रहा है। अगर किसी ने हमारी बात को उठाया है तो मैं धन्यवाद देता हूँ। ये हमारी समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, बड़ी समस्या है, 1.5 लाख लोगों के परिवार के जीविकोपार्जन की समस्या है, हो रही मौतों को रोकने की समस्या है। तो उस पर विपक्ष के लोग भी उठाए हैं, पक्ष के तमाम सांसदों ने भी हमारे पक्ष में पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा था, और आगे तमाम लोग बात करने की दशा और दिशा में बढ़ रहे हैं। अभी बनारस के जो हमारे विधान परिषद सदस्य हैं आदरणीय हंसराज विश्वकर्मा जी, उनके नेतृत्व में हमारे लोग गए थे। दुर्भाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी ये हाथरस कांड के कारण एक बड़ी बैठक में थे, और ज़रूरी भी था, प्रदेश की एक बड़ी घटना थी, उसमें वो व्यस्त थे, तो मुलाकात नहीं हो पाई। इस सप्ताह उन्होंने मिलने का समय देने का प्रयास किया है। हमने अनुरोध भी किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मिलें।
हमारी बात प्रमुख सचिव से हुई थी। प्रमुख सचिव ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोग मिलिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश जैसे प्राप्त होंगे हम पूरी तरह से काम करने के लिए तत्पर हैं। 1.5 लाख शिक्षा मित्र काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस बीच में जब सरकार का गठन हुआ, इसके साथ ही आपने देखा होगा ओपीएस की बहाली हुई। 2005 के पहले कर्मचारी को जो तदर्थ शिक्षक थे उनकी सेवाओं को समाप्त किया गया, लेकिन उन्हें मानदेय पे फिर से रख लिया। ऐसे में आपको क्या उम्मीदें हैं प्रदेश सरकार से, क्योंकि धीरे धीरे सरकार समस्याएं तो हल कर ही रही है? देखिए लीजिए, मैं तो पूरा प्रयास करता हूँ और इसीलिए हमने एक नारा दिया था कि संवाद और समन्वय से समाधान की तरफ शिक्षा मित्र बढ़ेगा, और उसको निरंतर जनवरी 2023 से मैं अनवरत चला रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मिलेंगे और हम सबके समस्याओं का समाधान होगा। जैसे तदर्थ शिक्षक 1.5 लाख रुपए पा करके जो है प्रोफेसर था, किसी कारण बस उसको हटाया गया, लेकिन उसमें माननीय विधान परिषद सदस्यों, माननीय सांसदों, माननीय तमाम माननीयों के अनुरोध पर और मुख्यमंत्री जी से लोग मिले और उस पर मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया कि उनको मानदेय पर रखा है। ओपीएस की बहाली में कुछ लोगों का हुआ है, कुछ लोग उसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। धीरे धीरे समस्याओं के निदान की तरफ अगर सरकार बढ़ रही है तो शिक्षा मित्र संघ और शिक्षा मित्र पूरे प्रदेश का भी आशान्वित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विचारों, हमारी बातों से सहमत होंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र लगातार शिक्षा मित्रों की समस्याओं को सुन रहा है, उनको हल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसे में अब आगे की रणनीति क्या बना के रखी है आप लोगों ने, क्योंकि मुलाकातों का दौर तो जारी ही है, क्या कुछ आपने सोच के रखा है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मैं लगातार समन्वय और संवाद की तरफ बढ़ा हूं और अभी हमारा प्रयास है कि बढ़ूंगा। और मैं 14 जुलाई को हमारी प्रांतीय कमेटी की बैठक है, उसमें पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र साथी आएंगे, हमारे पूरे प्रदेश के हमारे अध्यक्ष आएंगे, ब्लॉक अध्यक्ष, जिम्मेदार मंडल अध्यक्ष, प्रांतीय पदाधिकारी, जनपदीय जिलाध्यक्ष साथी, और उनसे विचार विमर्श करने के बाद हम अगली रणनीति तय करेंगे। वर्तमान समय में एक बड़ा कोहराम सा चल रहा है ऑनलाइन हाजिरी को लेकर के, तो मैं सिर्फ सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि मैं पिछले कई वर्षों से अनुरोध कर रहा हूँ और 10 अप्रैल 2023 को एक हमारा प्रस्ताव भी बना था। आदरणीय तत्कालीन महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री जो है विजय किरणानंद साहब ने बनाया था। बढ़िया ऑप्शन था महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, तो वो हम चाहते हैं कि हमारे मूल विद्यालय की वापसी हो। अगर हमारा स्थायीकरण सरकार करती है तो हम भूरी प्रशंसा करते हैं। जब तक स्थायीकरण की प्रक्रिया में कोई बाधा है, विघ्न है, सरकार पूरे मन से तैयार नहीं है, तो निश्चित रूप से सामान्य कार्य सामान्य वेतन मानदेय में समकक्ष की वृद्धि होते हुए मूल विद्यालय वापसी हो, महिलाओं का विशेष ध्यान दिया जाए और महिलाओं के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण, मेडिकल, स्वास्थ्य सहित तमाम सुविधाओं को देते हुए सरकार अगर मुझे और तमाम वो अवकाश, जब आप ऑनलाइन हाजिरी पे जा रहे हैं तो हमको तमाम वो अवकाश चाहिए, प्रतिकर अवकाश चाहिए जो सिस्टम में पूरा है, और जो शिक्षकों को आप दे रहे हैं वो शिक्षा मित्रों को भी दीजिए, पूरे विद्यालय को लैस करिए। जब शिक्षकों की व्यवस्थाओं में आप सुधार कर रहे हैं तो हमारी व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए। ये जो ऑनलाइन हाजिरी का प्रकरण है, इसमें पूरा समुदाय आहत है, चाहे वो शिक्षक है, शिक्षा मित्र है, अनुदेशक है, कोई भी है। ये एक बड़ा मुद्दा है कि तमाम विभाग हैं, चाहे वो ग्राम विकास ले लीजिए, पीडब्ल्यूडी ले लीजिए, वर्चाल ले लीजिए, डेली बेसिस ले लीजिए, आपका पुलिस का ले लीजिए, फील्ड का कोई भी काम है, लेखपाल ले लीजिए, राजस्व ले लीजिए, आप किसी को नहीं सेंट्रलाइज कर रहे हैं। केवल अध्यापक को आप देख रहे हैं जिसका काम केवल पठन पाठन से जुड़ा हुआ है, हमको पढ़ाना है, हमको शिक्षित करना है, उस काम को छोड़कर जितने भी देश के काम हैं वो आप शिक्षकों को दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन सब चीज़ों से दूर रखते हुए जैसे पठन पाठन चलता था आप वैसे पठन पाठन करिए। हमारे यहाँ बीओ की नियुक्ति है, हमारे यहाँ ईआरपी की नियुक्ति है, हमारे यहाँ बीएसए की नियुक्ति है, आपके यहाँ जितने विकासखंड हैं उतने अधिकारी हैं। तो जो आपका जांच चल रहा था, आप पठन पाठन का निरीक्षण कराइए, विद्यालय का निरीक्षण कराइए, उनकी रिपोर्ट लीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। क्या आप ऑनलाइन हाजिरी कर देंगे, इससे सब कुछ अच्छा हो जाएगा? तमाम विद्यालय इस समय नदी की धाराओं में परिवर्तित हो गए हैं, तमाम रास्ते ऐसे हैं जो कट के बह गए हैं, तमाम विद्यालय सुदूर क्षेत्रों में हैं जो नहीं जा सकते हैं। सोनभद्र का 40 विद्यालय 45 विद्यालय ऐसा है कि एक ही ट्रेन से हमारा अध्यापक भी जाता है, कुछ बच्चे भी जाते हैं और हमारा अधिकारी भी जाता है। उन विद्यालयों में आप कैसे करा पाएंगे?
तो व्यवहारिक चीज़ें जहाँ तक हैं, उन व्यवहारिक चीज़ों में आप व्यवहारिकता का जो है सद्भाव का और एक सुंदर माहौल दे दिए तो निश्चित रूप से एक बेहतर शिक्षा देने का लोग काम करेंगे। उस पे आप चाबुक चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके आधिकारिक रूप से आपका अधिकार है और निश्चित रूप से आप वेतन हम अगर ले रहे हैं तो हमें काम करना चाहिए, तो उस पर हम लोग एडिंग हैं। लेकिन ये जो फरमान चल जाता है और मनमानी फरमान चलता है, ये बहुत अच्छा नहीं है। पहले समस्याओं का समाधान हो, फिर अपने फरमान पर आप ध्यान दीजिए। हम लोग पूरी तरह से सरकार के आदेशों निर्देशों का पालन 24 वर्षों में किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। ऑनलाइन अटेंडेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। दिन भर ट्विटर पे ये ट्रेंड भी कराया गया कि बायकॉट ऑनलाइन अटेंडेंस। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ऑनलाइन अटेंडेंस करने के पहले सरकार को सारी व्यवस्थाओं को करना चाहिए था? जैसे पहले रास्ता सही करवाना चाहिए था। कुछ विद्यालय तो ऐसे जहाँ नेटवर्क का बड़ा दिक्कत है, नेटवर्क की वजह से शिक्षक विद्यालय में है लेकिन उसको दिखाया जा रहा है कि वो 1200-1300 किलोमीटर मीटर दूर वहाँ से दिखाया जा रहा है, किसी को दिखा रहा है कि 3 किलोमीटर शिक्षक दूर है। तो ये सारी चीज़ों को पहले व्यवस्थित करना चाहिए था, उसके बाद ऑनलाइन करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। साथ ही जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, ELCL की समस्या है, वेतन वृद्धि की समस्या, इन समस्याओं को दूर करते उसके बाद कर देते। देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। एक 100-200 लोगों का मामला नहीं है। इस विद्यालय में 6,09,882 अध्यापक हैं। कम से कम 3 लाख से ऊपर रसोइयाँ काम कर रही हैं, शिक्षा मित्र अनुदेशक काम कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पे सरकार को पूरी गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं सरकार का बहुत दोष नहीं दे रहा हूँ, इसमें अधिकारियों का मनमानी है और अधिकारियों को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और विचार करके सुविधाओं को प्रदत्त करते हुए 10,000 में आप हमको 80 किलोमीटर कह रहे हैं और समय से आके हाजिरी दीजिए। 10,000 रुपये में मेरा घर नहीं चल रहा है, बच्चों की फीस नहीं हो रही है, एडमिशन नहीं हो रहा है, दवाई नहीं हो रही है, हमारे बच्चों, मेरा भविष्य खराब हो रहा है और मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और जो मेरी पहली पीढ़ी थी माँ और बाप, उसका हम इलाज नहीं करा पा रहे हैं। और इतना अनुरोध के बाद भी सरकार अगर नहीं सुन रही तो आप महसूस कर सकते हैं कि या तो नौकरी लोग छोड़ेंगे और या तो आप सरकार व्यवस्था दुरुस्त करेगी तो उसका अनुपालन करेंगे। ये तमाम लोगों के ऊपर जुड़ चुका है। इसमें शिक्षक भी हैरान है, तमाम महिलाएं हैं। चित्रकूट की महिला, बांदा की महिला गोंडा में पोस्ट है, गोंडा की महिला हमीरपुर में पोस्ट है, हमीरपुर की महिला जालौन में पोस्ट है, जालौन की महिला इलाहाबाद में पोस्ट है। तो इन तमाम चीज़ों को आप संज्ञानित करिए और फिर उनके घर के पास स्थानांतरण कर दीजिए, दूरी कम कर दीजिए, तो लोग समय से पहुंचेंगे। आप कराइए जो कराना हो। केवल अगर अध्यापक से ही आपको लगता है कि पूरे प्रदेश में ये जो 50 लाख कर्मचारी है उसमें सबसे कमज़ोर कड़ी आपका कर्मचारी ही है और उसमें प्रवेशिक एजुकेशन का अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइयाँ ही है, तो आप कराइए। लेकिन पहले उनको सुविधाओं से लैस कर दीजिए, फिर आप अपने फरमान को जारी कर दिए और आदेशों निर्देशों का अच्छा पालन करने के लिए शिक्षक तो हमेशा तैयार रहा है। आपका जनगणना शिक्षक कराता, बाल गणना शिक्षक कराता, नामांकन शिक्षक कराता, चिन्हांकन शिक्षक कराता, गरीबी रेखा का मूल्यांकन शिक्षक कराता है। आपका अभी क्राफ्ट बताइए, इतनी दुर्व्यवस्था है कि अभी क्राफ्ट फसल के जो है सर्वे में अध्यापकों को लगाया जा रहा था, फिर बाद में विरोध हुआ तो उसमें जो है रोजगार सेवक और लेखपाल लगाए गए। तो इन तमाम चीज़ों में जहां आपका मन होगा, वोटर लिस्ट बनाने का काम अध्यापक करेगा, BLO का काम अध्यापक करेगा, वोटर डलाने का काम, तो जब सारा काम आप अध्यापक को दे ही रहे हैं तो अध्यापक कहाँ नहीं आपका काम कर रहा है? पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अध्यापक, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक कर रहा है, तो उसको आप उनकी सुविधाओं को भी संज्ञान में लीजिए और सुविधाएं दीजिए, आप काम लीजिए, इसमें कोई विरोध नहीं। देश का भविष्य बनाने में जिसका सबसे बड़ा हाथ होता है वो शिक्षक होते हैं, लेकिन यही शिक्षक जो हैं वो काफ़ी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। शिक्षक लगातार सरकार से अपनी बातों को बता रहे हैं, लेकिन जो सरकार है वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही शिक्षक ये चाह रहे हैं उनका स्थायीकरण हो जाए, समायोजन हो जाए, स्थानांतरण हो जाए, लेकिन सरकार ये छोटी छोटी सी चीज़ें इन शिक्षकों की नहीं पूरी कर पा रही और वर्कलोड लगातार शिक्षकों के ऊपर बढ़ता जा रहा है। और जो शिक्षा मित्र हैं इनकी समस्याएँ तो लगातार बनी हुई हैं और ऐसे दौर में उत्तर प्रदेशी शिक्षा मित्र संघ ने एक बार फिर से मुलाकातों का दौर, वार्ताओं का दौर शुरू कर दिया। अब देखना ये होगा कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं कब तक हल होती है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं आप देख रहे हैं टेलीवी।